देखिए जी क्वेश्चन है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन during electrolysis of brine, the gas capital G is liberated at anode. A gas capital G is liberated at anode. Full stop. When this gas capital G is passed through this gas capital G is passed through slaked lime सर आपको साइंस की बुक है the compound capital C कौन सी है ये? क्या करें तो साइंस के अंदर जो बुक है तब एक सुना एक मिनट क्या कभी लड़की से मेल किया वो कौन सी है 15 या 16 की सॉरी बेकिंग में क्या? ब्लीचिंग पाउडर है क्या इसका? मुझे पता नहीं है कि देख रहा हूँ पहले क्वेश्चन पूरा नोट करिए अच्छा नोट नहीं कर रहा वैसे ही हवा में ही चल रहा है सर नहीं शायद ब्लीचिंग पाउडर है इसका। नहीं, शायद तो कुछ भी हो सकता है नोट क्यों नहीं कर रहे सर अभी पहले फोकस करो क्वेश्चन पे। उसके बाद नोट कर लोगे हाँ। है ना दिमाग है इसके बाद आगे नोट्स तो देखो सर It is passed through चार slaked नोटबुक lime. बनती है मैंने एक The compound capital C the compound capital C is formed which is used for disinfecting drinking water. Drinking water. Full stop. First I write formula of G and C. ओह ये तो जरूरी है। Write formula of G and C. Second hand state the chemical equation involved. तीनों कंपाउंड है। वो कुछ Involved. Third, what is common name of compound C? What is common name of compound C? Question mark, give its chemical name. Give its chemical name. ठीक है अब देखिएगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन द गैस G is liberated at anode है ना तो इलेक्ट्रोलिसिस करना है हमको ब्राइन का करना है ब्राइन क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट होता है कॉमन सॉल्ट अपनी मॉल्टन स्टेट में यानी कि पिघली हुई स्टेट में उसको हम NaCl बोल देते हैं NaCl मॉल्टन स्टेट में NaCl है ठीक है अब इसमें और मॉल्टन स्टेट में भी क्या कहलाएगा होगा तो सॉलिड ही ठीक है और इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है कि आपने इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी ठीक है when this gas अब क्या है कि a gas G is liberated at anode
this gas G is passed through slaked lime, a compound C is formed, which is used for disinfecting drinking water. Which is used for disinfecting drinking water. अच्छा, तो क्या है कि आप ये देखिए NaCl है, तो NaCl में हमारा जो सोडियम है, जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो आयन टूट जाएंगे अलग, Na प्लस और Cl1 - ठीक है, दो आयन अलग अलग टूट गए। अब इसके बाद ये क्या बोल रहे हैं कि जैसे Na1+ है, तो Na1+ का मतलब क्या हो गया कि ये कहाँ पर बना, ये कैटायन है, तो कैटायन कहाँ पर चला जाएगा, एनोड के पास। नहीं, गलत, कैथोड के पास। एनोड जो है, एनोड कौन सा टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, और कैथोड कौन सा होता है, नेगेटिव टर्मिनल। तो कैटायन जो है वो कैथोड के पास जाएगा, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल, और ये एनोड। तो इसका मतलब ये जो Cl1- है, ये जो गैस बनी है, तो गैस क्या बन रही है, Cl2 गैस, ठीक है, Cl2 गैस बनी है। क्लोरीन गैस भी होती है। जी हाँ, H2 गैस भी ठीक है, तो ये Cl2 गैस हो गई। अब जो ये Cl2 गैस है, वो कह रहे हैं कि when this gas G is passed through slaked lime, slaked lime बताइए क्या होता है, स्लेक्ड लाइन क्या होता है, CaOH बोल रहा है। इसकी तो बात नहीं याद होती है, तो ये एक्चुअली क्या है कि ये कुछ भी फेंकता है, ये कुछ भी फेंकता है। तो मैथ्स में भी, साइंस में भी तुम्हारे नंबर नहीं आने वाले, वैसे नहीं आने वाले, मैं बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहे हैं, कुछ भी। अरे बोलो तो कुछ सोच समझ कर बोलो, ऐसा थोड़ी ना कि बस मेरे तरफ जो मुँह में आएगा बस बोल दूँगा, चाहे सही हो तो चाहे गलत हो। फिर बाद में ये भी बहस करते हो कि देखो मैंने कहा था, मैं तो महान हूँ, तो अंतर्यामी हूँ, सब जानते हो, नोट कुछ करना नहीं है। तो हमने ये कहा कि G is Cl2 गैस, not क्लोरीन गैस, ये हो गई क्लोरीन गैस। उसके बाद ये कह रहे हैं कि when this gas G is passed through slaked lime, तो slaked lime यानी कि ये Cl2 है, और Cl2 को जब हमने स्लेक्ड लाइम CaO ही होता है, मेरा दिमाग नहीं होता, सॉरी। ठीक है, वो लाइम वाटर होता है, CaO का छोड़ता है, लाइम वाटर होता है, CaO ही होता है स्लेक्ड लाइम। बुरा तो नहीं कर रहा, ये बोल रहा था, देखो मैंने कहा ये बन जाता है CaO, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। और कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड को क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। क्या ब्लीचिंग पाउडर मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था इसका। स्टार्टिंग में क्या है, तो अब क्या है, तो क्या है कि C is formed which is used for disinfecting drinking water। तो जो C है, G तो हो गया ये, और C क्या हो गया, C हो गया
CaOCl2। अब हम बोल रहे हैं राइट द फॉर्मूला ऑफ GNC का फर्स्ट पार्ट तो आपका हो गया। सेकंड है स्टेट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व। तो जो केमिकल इक्वेशन है वो ये हो गई सेकंड पार्ट की। और थर्ड है व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड C। कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड C इज ब्लीचिंग पाउडर। तो मेरे पेपर में आया था मेरा सेकंड पार्ट ये इट्स केमिकल नेम ये हो गया CaOCl हो गया। ठीक है, चलिए जी अब इसको बंद करते हैं और वापस आते हैं हम जो हमने स्टार्ट करा था चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, सर हाँ जी। जो कास्टिक सोडा NaOH या फिर NaOH कास्टिक सोडा। अच्छा है कहाँ सारे बच्चे ऑनलाइन भी नहीं है? सर मैसेज नहीं करेंगे। हाँ आज मैसेज नहीं करेंगे। आज आज किसी ने मैसेज नहीं करके आएंगे। मैंने मतलब नहीं तो- आएंगे कुछ नहीं इस कुछ नहीं के पीछे क्या छुपा हुआ है कि आपको समझ में सही नहीं भी आ आदत रहा को उठा के उनको बोलता है। हम्म? अनन्या पांडे का तो समझ में आता है, 2 दिन होते ही तीसरे दिन उसे छुट्टी चाहिए होती है, उसकी छुट्टी हो गई। विश का मैसेज आ गया था मेरे पास। हर्ष तो मेरे से नीचे पूछ रहे थे ट्यूशन जाएगा तो अच्छा तो वो नीचे घूम रहा होगा। हाँ ठीक है हाँ तो वो झूले पर बैठा हुआ और सबके यहाँ उसे झूला झूला रही होगी। आने कपड़े पहने अरे बाप रे। ये मेहंदी वेहंदी भी लगा रखी थी। तीज होते थे। अरे आराम से भाई, मोबाइल फोन ज़्यादा गिर वजह गया। तो लगा दो ये बैग में से पता नहीं अपने आप निकल के कैसे गिर जाता है। अच्छा आज तो बैग भी नहीं है। सर ज़्यादा होता तो लगा देगा मोबाइल फोन मुझे लग रहा है पॉकेट में से अपने आप निकलता होगा कि आओ मुझे देख लो, है ना। बहुत देर से आपके मैं- सामने हाथ ऊपर है, दोनों नीचे करना, पैर सीधा कर चलाएंगे मेरे। नहीं, मुझे लग रहा है मोबाइल फोन जो है ना चलने लगा है आजकल। समझ में नहीं लगा, लैप पे पड़ा होता है, हंसते हुए या कुछ करते हुए गिर जाता है। या तो इसको ना हटा दो, हटा दिया। 2 फॉर्च्यून से 2 लड़कियां आती हैं 9th क्लास में। ये मैं साल तो वो आते ही उनका दोनों का काम किया कि सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन यहाँ रखते थे। मैंने नहीं बोला है, शुरुआत से उनकी मदर्स ने बोला है उनको कि मोबाइल फ़ोन पढ़ने के टाइम पर अलग रखते थे। कि जैसे स्कूल में मोबाइल फ़ोन नहीं ले जाते, ऐसे ही यहाँ पर भी आप अपनी सेफ्टी के लिए ले जा रहे हैं, बस यहाँ पर रखें। तो 6-7 महीने हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, कभी मेरे को टोकना ही नहीं पड़ा, अपने आप ही रखते हैं। पहले भैया प्रैक्टिस किया था उसमें राइट एक बार एनसीईआरटी में सुना था आजकल दिखाते हैं नहीं दिखाते आरडीयूसी आती है आरएसआरटी कुछ नहीं, तुम्हारे लिए क्या है, तो ऐसी सोच कर बोल कर ही कर दोगे सब सॉल्व। मैं सॉल्व करता हूँ, दिखाता हूँ इसमें। चला पहले एक तीसरी बार कर रहा हूँ फिर से। सर देखो कोई क्वेश्चन नहीं है कोई कुछ नहीं अरे ये तो अभी का है। पीछे दिखा दे वो भी खाती है। पीछे दिखा दे पहले से चल, फर्स्ट पेज से चला, पहले से भेज दे ये टेबल पे है तू कब से पढ़ रहा है अबे ये तो बुक कल ही बनाएंगे। बुक? हाँ, नोटबुक कल ही निकाली है। देख ले तू फर्स्ट पेज पे चला जा, तू कर रहा है। चलो जी, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो हमने करा था पेज नंबर 1 ये हो गया था। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स पेज नंबर 2 पर आ जाइए, बल्कि पेज नंबर 3 पर आइए। पेज नंबर 3 पर एक तो गिबरेलिन के बारे में बताया था और एक ऑक्सिन के बारे में बताया था। तो 4 तरीके के होते हैं जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं, वो 4 तरह के होते हैं। प्लांट हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं, फाइटो हार्मोन्स। तो फाइटो हार्मोन्स जो हैं वो 4 तरीके के होते हैं। बेटा पेज नंबर 3 है, नोट्स में पेज नंबर 3। प्लांट हार्मोन्स इनको फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। ये फाइटो हार्मोन्स जो है ये 4 तरीके के होते हैं। तो पहला ऑक्सिन, दूसरा साइटोकिनिन, तीसरा सॉरी गिबरेलिन है दूसरा। तीसरा टेस्ट होता है एब्सिसिक एसिड, तो ये फर्स्ट में है। हाँ जी है।
ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन और एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो 4 तरीके के ये फाइटो हार्मोन्स होते हैं, यानी कि प्लांट हार्मोन्स होते हैं। तो प्लांट हार्मोन्स का क्या काम होता है? प्लांट की ग्रोथ, प्लांट का मूवमेंट, उनमें जो सीड्स डेवलप होते हैं, जो फ्रूट्स डेवलप होते हैं, फ्लावर्स डेवलप होते हैं, उन सबका ध्यान रखना, ठीक है। अब ऐसा होता है कि जैसे हमने ऑक्सिन की बात करी, तो ऑक्सिन में क्या है कि ऑक्सिन में क्या होता है कि ये ना हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स कौन से होते हैं? जो ग्रोथ इनेबल करते हैं। ग्रोथ इनेबल करते हैं, जैसे मान लीजिए ग्रोथ इनेबल करने का मतलब क्या है कि हाँ उसमें एक चीज निकली तो कंट्रोल बॉडी में चैप्टर है, उसमें एनिमल्स का इजी और प्लांट्स का तो जैसे हम यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सिन की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सिन का मतलब ये है कि भाई मतलब उसकी जो है प्लांट की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो मेनली डिपेंड करती है ऑक्सिन हार्मोन पर ही डिपेंड करती है। अब दूसरा जो हमने डिस्कस करा था वो गिबरेलिन। तो गिबरेलिन जो हार्मोन है, गिबरेलिन हार्मोन क्या काम करता है कि ये भी काम करेगा। फॉर एग्जांपल हमने ये कहा कि जो मान लीजिए हमने ये कहा कि कोई भी एक ऐसी चीज़ है कि एक फ़ैन लगा हुआ है, ठीक है, एक फ़ैन लगा हुआ है। आपने कभी नोटिस करा हो कि अगर हवा चलती है, कहीं पर एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, तो एग्जॉस्ट फैन नॉर्मली क्या होता है कि आपने स्विच ऑन करा तो वो फ़ैन ऑन हो गया। अच्छा, और अगर मान लीजिए कभी किसी दिन हवा चल रही है, एटमॉस्फेयर में नेचुरली हवा चल रही है या आंधी चल रही है, तो वो एग्जॉस्ट फैन अपने आप चलने लगता है। क्यों? क्योंकि उस एग्जॉस्ट फैन को बाहर से एनर्जी मिल रही है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम ये कहते हैं कि एक फ़ैन रखा हुआ है, बड़ा फ़ैन रखा हुआ है, और उसके आगे 3-4 छोटे-छोटे फ़ैन रखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि एक जो बड़ा फ़ैन है, और कई बार ऐसा होता है, और ज़्यादातर बड़ी जो हॉल्स होते हैं, बड़े हॉल्स में ये करा जाता है, बड़ा फ़ैन चला देते हैं, और बड़ा फ़ैन चलाकर और उसके पास में वो पोल वाले जो पेडेस्टल फ़ैन होते हैं, पेडेस्टल वाले 3-4 फ़ैन रख देते हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में जिनका फेस कर रखा होता है। तो बड़ा फ़ैन चला दिया, बड़ा फ़ैन चलाते ही जो छोटे फैंस हैं, छोटे फैंस की जो ब्लेड्स हैं उन पर हवा का प्रेशर पड़ता है, जैसे ही हवा का प्रेशर पड़ता है वो भी घूमना शुरू हो जाता है। तो होता क्या है कि इधर को जिनका मुंह हो रखा है ना, वो इधर हवा फेंकते हैं, जिनका इधर को फेस है वो इधर हवा फेंकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में हवा फेंकते हैं। तो होता क्या है, तो आजकल तो खैर एसी ने सभी चीज़ों को इनको रिप्लेस कर दिया है, लेकिन पहले जो बड़े बड़े थिएटर्स होते थे, हॉल्स होते थे, उनमें इस तरीके के फैंस देखे जाते थे। और वो फैंस भी ऐसे होते थे कि दीवार है बहुत बड़ी, और उस दीवार में बहुत बड़ा फ़ैन लगा हुआ है, जैसे बहुत बड़ा एग्जॉस्ट फैन, और वो ऐसे घूमता था जैसे फैक्ट्री चल रही हो, ठीक है, और उसकी हवा से बाकी सारे जो फैंस हैं वो चलते थे। तो ऑक्सिन और गिबरेलिन का भी रिलेशन यही है, जो वो बड़ा सा फ़ैन चल रहा है, वो बड़ा सा फ़ैन भी हवा फेंक रहा है, और जो छोटे छोटे फैंस हैं वो भी हवा फेंक रहे हैं, लेकिन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ दैट बिग फैन। कि वो बड़ा फ़ैन चलेगा तब हम चलेंगे और तभी हम हवा फेंकेंगे, ऐसा होता है। तो ऑक्सिन का भी यही काम है कि मेन ग्रोथ हार्मोन प्लांट में यही है, और गिबरेलिन भी हार्मोन्स हैं, लेकिन वो गिबरेलिन काम कब करेंगे? वो तभी काम करेंगे जब ऑक्सिन काम करेगा। अगर ऑक्सिन गड़बड़ हो गया तो गिबरेलिन जो है वो किसी काम के नहीं है। हाँ, अगर 15-20 गिबरेलिन हार्मोन्स हैं, उनमें से 2-4 हार्मोन गड़बड़ हो भी गए तो कोई बात नहीं, ऑक्सिन चल रहा है ना, तो ऑक्सिन अपना काम करता रहेगा, वो रिपेयर भी हो जाएंगे। लेकिन अगर ऑक्सिन गड़बड़ हुआ तो प्लांट धीरे धीरे मुरझाना शुरू हो जाएगा। हर चीज़ ऑक्सिन पर डिपेंड है ग्रोथ, हर चीज़ नहीं, सिर्फ ग्रोथ, है ना। अब मैं आगे वाली चीज़ों पर आता हूँ। तो हार्मोन्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब हम ह्यूमन बीइंग्स पे भी पढ़ेंगे तो ह्यूमन बीइंग्स में भी ये है कि हार्मोन जो है, हार्मोन्स इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आपकी ग्रोथ, आपकी एजिंग, वो सारी चीज़ जो है वो सब कुछ जो है वो हार्मोन्स पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो आपने कई बार ये देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी दाढ़ी मूंछ थोड़ा जल्दी निकल आती है, ठीक है। तो कई बच्चे ऐसे जिनकी दाढ़ी मूंछ थोड़ा जल्दी निकल आती है, तो क्या है कि उनका जो ग्रोथ हार्मोन है वो थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनकी ग्रोथ जो है वो थोड़ी रुक सी जाती है, ऐसा लगता है कि ये तो बेचारा बच्चा ही रह गया, इसकी तो कभी हाइट बढ़ेगी ही नहीं, ठीक है, इसकी तो कभी दाढ़ी मूंछ आएगी ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, उसका ग्रोथ हार्मोन भी काम कर रहा है, लेकिन धीरे काम कर रहा है। जब होगा तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। तो ये ना 3 तरीके की स्पीड्स होती हैं ग्रोथ की भी, एक मॉडरेट होती है, एक स्लो होती है और एक फास्ट होती है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये देखा होगा कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं, जो ज़्यादातर लड़के जो हैं जो आपकी एज में पतले दुबले होते हैं, वो सब ये सोचते हैं हम मोटे तगड़े हो जाएं कैसे भी करके, है ना। कुछ बच्चे ऐसे खूब खाएंगे, है ना, बस कैसे भी करके मोटे तगड़े हो जाएं। अरे भाई, अभी आप मोटे तगड़े हो ही नहीं सकते, आप कितना ही खा लो, आप अभी मोटे तगड़े नहीं हो सकते हो। आप अभी उस फेज से गुजर रहे हो जहाँ आपकी बोन्स ग्रोथ ले रही है, और फिर आप उल्टी सीधी दवाइयाँ खा लेते हैं, जिम में चले जाते हैं,
और वो लोग आपको समझा देते हैं कि भाई ये उल्टी सीधी दवाइयाँ हैं, ये खा लो और ये तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ये है वो है। तो एक्चुअली क्या है कि वो आपके ग्रोथ हार्मोन को जो है वो स्टिमुलेट कर रहे हैं। ये ग्रोथ हार्मोन को ये समझा रहे हैं कि भाई तू जल्दी जल्दी काम कर, जल्दी जल्दी काम कर, मेरे को डोले शोले बहुत जल्दी बनाने हैं, है ना, मेरे को तो बहुत जल्दी जो है हीमैन बनना है ना। स्टीरॉइड्स होते हैं और बहुत सारे ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है कि आप आज 15-16 साल के हैं और आप ये चाहते हो कि 20-25 साल का जो लड़का है मेरी सेहत उसके जैसी हो जाए, मेरे लुक्स उसके जैसे हो जाए, कैसे भी करके दाढ़ी मूंछ आ जाए, मैं भी शेविंग करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो ये मैं अलग अलग बियर्ड के अलग अलग स्टाइल बनाना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। क्या हो गया, आपकी जो 15-16 साल की जो एज थी, आपने उस एज का तो सत्यानाश कर लिया, ठीक है, और आप पहुँच गए 20-25 साल की उम्र में। अब जिसको आप बच्चा समझ रहे थे और ये समझ रहे थे कि ये तो बच्चा है, बालक है, ठीक है, अब क्या हुआ कि जब आपकी एज, जब आप 15 के थे तो आप 25 में पहुंच गए। अब जब आप 35 के हो जाओगे 10 साल बाद, ठीक है, तो आप लगोगे 45 या 55 के, ठीक है। हाँ, आपकी उम्र जो है, आपकी उम्र की आपकी एजिंग जो है वो फास्ट हो गई है, ठीक है। तो कभी भी आप ये देखेंगे, आप कोई एक्सेप्शनल केस है उसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन ज़्यादातर आप लोग अगर अपने फादर्स को देखेंगे और अपने फादर्स की पुरानी फ़ोटोज़ देखेंगे तो आपको आपके फादर्स ऐसे दिखाई देंगे, गालों में गड्ढे हैं, है ना, पतले दुबले बिल्कुल हड्डी हड्डी, है ना। और आज आप देखेंगे तो आज आपको लगेगा अरे यार बहुत बढ़िया सेहत है, पापा की तो बहुत अच्छी सेहत है ना। मम्मियाँ ज़्यादातर की मोटी हैं, है ना, किसी की मम्मी ऐसी नहीं पतली दुबली सीकड़ी कोई नहीं मिलेगी, है ना, सब मोटी मोटी मिलेंगी। तो वो क्या है, वो एज है। अब आप ये चाहते हो कि नहीं आज तो मैं माचिस की तीली दिख रही हूँ, मैं एंडियोरा मास्क खाकर मैं अभी तगड़ी हो जाऊँ बस, ठीक है, तो तगड़ी नहीं होगी। वो क्या हो गया कि वो क्या, और ऐड भी आता है इसका, है ना, ऐड आता है, एक पतली सी लड़की बनी रहती है, वो लिखी रहती है पहले लोग मुझे कहते थे माचिस की तीली और आज देखो क्या निखार आया है ना। तो ऐसी ऐसी चीज़ें उस पर एडवर्टाइजमेंट ऐसे ऐसे आते हैं। इन चीज़ों के चक्कर में कभी मत पड़ना। जो आपकी बहुत अच्छी एज है, इस एज को एंजॉय करिए, ठीक है। ये मत सोचिए कि मेरी जो हेल्थ है वो अभी बेकार है। तो इस चीज़ का बहुत अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं, किसी भी आसपास कहीं पर भी जो जिम्नेजियम है वहाँ पर आप जाकर देख लो, और वहाँ पर जाकर जितने भी जो बढ़िया बढ़िया जो हेल्थ जिनकी बहुत अच्छी अच्छी हेल्थ, उनकी शक्लें देख लेना, बुढ़े लगते हैं, उनकी शक्लें देख लेना बुढ़े लगते हैं। और जो पुराने ज़माने में जिन लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी हुआ करती थी, जिनकी हेल्थ बहुत अच्छी हुआ करती थी, जो पुराने ज़माने में होते थे, वो अच्छी अच्छी चीज़ें खाते थे, एक्सरसाइज करते थे, अपनी एज के हिसाब से उनकी अच्छी बॉडी होती थी, तो वो आज भी बहुत यंग दिखते हैं, जिन्होंने अच्छी एक्सरसाइज करने की आदत डाली है, जिन्होंने ये नहीं है कि उल्टी सीधी दवाइयाँ खा ली हैं, है ना, और प्रोटीन के डब्बे डाल रखे हैं, उसमें जो इंजेक्शन ठोक रखे हैं, तो वो सब उल्टी सीधी चीज़ें। उन चक्करों में मैं आपको सीरियसली ये वाला जो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाते हुए, इनफैक्ट लाइफ प्रोसेस में भी मैंने ये एग्जांपल दिया था, और ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन में भी ये एग्जांपल मैं दूंगा कि वो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को किस तरीके से डैमेज करती हैं, इस तरीके की चीज़ें। तो कभी अपनी हेल्थ के साथ में खिलवाड़ इन तरीके की चीज़ों का मत करो। तो जो हार्मोन्स हैं, जो हार्मोन, अरे उसको क्या देख रहे हो भाई, एक्सरसाइज अगर हाँ मैं वही बता रहा हूँ, नहीं तो कुछ नहीं देता अपना नेचुरल फूड, बस बस वही चीज़। तो अब ये है कि अब हमने ग्रोथ की बात, अरे बात सुनो भाई, 1 मिनट मेरे को, क्या है, प्रोटीन की बॉटल बढ़िया सी। हाँ तो प्रोटीन की बोतल है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर इंजेक्शन डाल रखे हैं इसने, Steroids उसके अंदर है। स्टीरॉइड डाल रखे हैं, ये प्रोटीन शेक डाल रखे हैं उसके अंदर। हाँ तो पिटाई नहीं कहाँ अगर पीते हैं भाई? अच्छा अगर पीते हो तो सीरियसली बता रहा हूँ मत लेना, है ना। जो घर में दूध पीते हो ना, उसको जो है 1 गिलास 2 गिलास बढ़ा दो, वो कोई बात नहीं, लेकिन ये मत लेना। और उसमें भी बहुत सारे ना यूट्यूबर्स हैं, ये अच्छी कंपनी का है, ये BCCI, वो FSSSI कौन सा है, उसके वो अप्रूव्ड है ना। तो ये वो चीज़ें उन चक्करों में मत पड़ना। जल्दी आपने बहुत लोग ऐसे देखोगे पूरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई, उम्र 30 साल है बस, ठीक है। और अगर अपने फादर को देखोगे तो 50 साल के हो गए, आज भी दाढ़ी उनकी काली ही है। क्यों? क्योंकि नेचुरली ग्रो कर रहे हैं। तो इसलिए नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। चलिए जी आगे चलते हैं। चलिए जी अब आगे देखते हैं। हमने ये कहा कि ये दोनों हार्मोन ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये ग्रोथ इनहिबिट करते हैं। फिर आ जाते हैं साइटोकिनिन पर। अब साइटोकिनिन क्या करेगा? साइटोकिनिन का काम है आर द प्लांट हार्मोन्स व्हिच प्रमोट सेल डिवीजन इन प्लांट्स। तो साइटोकिनिन जो है ये प्लांट हार्मोन्स हैं, ये प्रमोट करते हैं प्लांट्स में सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है कि जैसे सेल डेवलप हुआ
और सेल डेवलप होने के बाद में डिवाइड होने लगे, ठीक है। तो उसको हम सेल डिवीज़न कहते हैं, ठीक। जैसे सेल का एक पर्टिकुलर साइज होता है, तो उस साइज को जब वो एक्सीड करता है, तो एक्सीड करने के बाद फिर वो डिवाइड होता है, टूटता है। तो साइटोकिनिन का काम होता है सेल डिवीज़न को प्रमोट करना। दूसरा, दे ऑल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग द डोर्मेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स। सीड्स में और बर्ड्स में डोर्मेंसी तोड़ना, जैसे सीड है, वो सीड बड़े हार्ड होते हैं, थोड़ी देर जब उनको वाटरिंग वगैरह अच्छी होती है तो धीरे धीरे करके क्या होता है कि वो सॉफ्ट हो जाते हैं और फिर वो फूट कर अंकुर निकलता है बाहर, और फिर वो एक नए प्लांट की तरह वो और भी ग्रो हो जाता है, ग्रो करते हैं। दे डिले द एजिंग इन लीव्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे डिले द एजिंग इन लीव्स। डिले द एजिंग इन लीव्स का मतलब है ये जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, उन पत्तियों, वो पत्तियां एकदम से बूढ़ी ना हो जाए, मतलब एकदम से मुरझा ना जाए, तो उनकी जो एजिंग है उसको थोड़ा सा डिले करना, ये काम भी साइटोकिनिन का है। उसके बाद है दे प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। दे प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की ओपनिंग जब तक खुलेगी नहीं तब तक फ्लावर्स डेवलप नहीं होंगे, तो ये काम भी साइटोकिनिन का है। अगला है दे ऑल्सो प्रमोट फ्रूट ग्रोथ। अगेन ऑक्सिन और गिबरेलिन में मैं सुन चुका हूँ कि ये ग्रोथ इनहिबिट करते हैं, है ना। साइटोकिनिन भी ग्रोथ इनहिबिट करता है, लेकिन किसकी? फ्रूट की, है ना। ये फ्रूट की ग्रोथ को हेल्प करता है। अगला देखेंगे एब्सिसिक एसिड इज अ प्लांट हार्मोन व्हिच फंक्शंस मेनली एज अ ग्रोथ इनहिबिटर। तो भाई ये भी ग्रोथ का ही काम करेगा, लेकिन ग्रोथ किस तरीके की है तो वो सुने। एक ग्रोथ तो ये होती है कि मैं बच्चा हूँ, मैं बच्चे से जवान होना चाहता हूँ, मैं जवान हूँ, मैं जवान से बुढ़ा होना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक ग्रोथ तो ये हो गई। एक ग्रोथ ये है कि मैं बच्चा हूँ, मैं बच्चा ही रहना चाहता हूँ, भाई मैं अपना बचपन और जीना चाहता हूँ, ठीक। तो वो ये उस तरीके की है, मतलब कि जो एजिंग है, एजिंग को थोड़ा सा डिले करता है, तो उसकी भी अलग अलग टेक्निक्स है। जैसे ये है, इट प्रमोट्स द डोर्मेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स। सीड्स और बर्ड्स की डोर्मेंसी को ये भी प्रमोट करेगा। दूसरा, इट प्रमोट्स द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की जब ओपनिंग होगी, तो स्टोमेटा खुलेगा तो नए फ्लावर्स डेवलप होंगे। नया फ्लावर जहाँ पर डेवलप होता है तो वो चीज़ तो ग्रो हो जाती है, लेकिन उसके नीचे के जो स्टेम्स वगैरह हैं वो धीरे धीरे उनकी एजिंग बढ़ती जाती है। तो ज़्यादा बेटर क्या है कि जो स्टोमेटा खुला है उस स्टोमेटा को कोई बंद करने वाला भी सिस्टम होना चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि जो एब्सिसिक एसिड है, एब्सिसिक एसिड का काम क्या है कि भाई स्टोमेटा को बंद भी कर दो चला, ठीक है। आपने खोला है तो स्टोमेटा के खुलते ही आपको ऊपर पौधा तो फ्लावर जो है वो तो बड़ा अच्छा मिल जाएगा, लेकिन नीचे की जो है, नीचे का जो स्टेम है जहाँ से वो निकला है वो बेचारा मुरझाना शुरू हो जाएगा, तो एक लिमिट के बाद में वो उसको भी बंद कर देता है। तो इसका मतलब क्या है, ताकि प्लांट की खूबसूरती बनी रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर तो फूल निकला है और पता चला नीचे वाला जो स्टेम है वही मुरझा गया, वही गिर गया, तो फूल भी गिर जाएगा। तो ये काम एब्सिसिक एसिड करता है। इट प्रमोट्स द विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, ठीक। तो अगर पुरानी पत्तियाँ झड़ेंगी नहीं, अगर पुरानी पत्तियाँ मुरझाएंगी नहीं, तो नई पत्तियाँ कैसे डेवलप होगी? तो विल्टिंग और फॉलिंग वो काम भी यही करता है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बढ़ता ही जा रहा है, इतना बड़ा हो गया कि आसमान तक पहुँच गया, ठीक है। तो थोड़ा सा ये है कि जो पुराने पार्ट्स हैं उनका मुरझाना और झड़ना भी ज़रूरी है। उसके बाद इट ऑल्सो कॉजेज द डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट्स। इट ऑल्सो कॉजेज द डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट्स। तो फ्लावर्स और फ्रूट्स हैं, तो जैसे आम है, डॉक्टर है क्या, जैसे डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर बोलता है कि बेटा मुंह खोल के दिखा, ये मुंह खोल के दिखा रहा है उसको और जीभ बाहर निकाल के दिखा रहा है, क्या है? और तुम भाई टॉर्च लेकर बैठते हो हाथ में, हाँ मैं देखता हूँ भाई मुझे जर्म्स वगैरह तो नहीं है, क्या है? खून देख रहा था इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तुम पढ़ते रहिए, है ना, क्या करें। चलो जी अगला देखते हैं फिर प्लांट मूवमेंट्स, ठीक है। ये रूल तुम्हारे ऊपर भी एप्लीकेबल है, तुम भी पढ़ते कहाँ आज? क्या बोलते हैं? सेवंथ स्काई, सातवें आसमान पर हो ना तुम, क्या? इसी मंडे से मतलब परसों से पढ़ना चालू, बस कल का लास्ट डे है, अपनी ज़िंदगी जीनी है बस। टेस्ट नहीं, बैड पेपर आ रहे हैं, बैड ये क्या? हाँ ये साइलेंट था, ये हमको पता ही नहीं चलता, हमने कब बोला बेटा, क्या मतलब होता है वैसे इसका? तबे की शॉट ये कुछ एक्सप्रेशन का काम है। अच्छा तो एक्सप्रेस कर रहे हो तो अपने अंदर की फीलिंग्स को, है ना, बहुत बढ़िया। चलो जी, तो आप प्लांट मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो प्लांट्स आर फिक्स्ड एट अ प्लेस विद देयर रूट्स इन द ग्राउंड
सो दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो प्लांट्स जो हैं वो उनकी रूट्स की वजह से, रूट्स जो है वो ज़मीन में फिक्स होती हैं, ग्राउंड में फिक्स होती हैं, तो उनकी वजह से जो प्लांट्स हैं वो कहीं मूव तो नहीं कर सकते, वहीं के वहीं रहेंगे फिक्स, ठीक है। हिंदी के पेपर में मैं क्लिक कर रहा था ना इसको, कि मैं एक्सप्रेस कर रहा था। फिर वो पूछेंगे नहीं कि बेगा वाला बोलो। पूछेंगे नहीं, लेकिन तुम बोला लिख तो बना के marks सकते, का। लेकिन तुम लिख तो सकते हो। इतना क्या पता तुम लिख दो, जैसे मान लो दीपावली पर निबंध लिखा जाता है, तो उसमें कहा कि दो दोस्त हैं राम और श्याम, तो राम ने श्याम को बोला अबे तू फुलझड़ी लेकर आ, है ना। तो श्याम बोलता है कि अबे पहले मेरे घर में पूजा तो हो जाने दे पे। तो ऐसे करके लिख मत देना कभी, नहीं मैं अपना पेपर को थोड़ा एक्सप्रेसिव बना देना। चलो जी आगे देखो, पेज नंबर 4 पर है। हाउएवर मूवमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल पार्ट्स और ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट लाइक shoot, root, leaves, etc. are possible when they are subject to some external stimuli like light, force of gravity, chemicals, water and touch, etc. तो क्या होता है कि जो मूवमेंट है ना प्लांट के पार्ट्स का मूवमेंट कैसा होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह तक तो जाएंगे नहीं। तो अभी प्लांट जो है वो मान लीजिए 1 मीटर ऊंचा था, ज़मीन से ग्राउंड से 1 मीटर ऊंचा था, कल को मेज़र करा तो 1.1 मीटर हो गया। तो कैसे हुआ, तो हम कहेंगे भाई हमने उसको कुछ अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराई, क्या जो उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी थी, जैसे वाटर हो गया, जैसे सनलाइट हो गई, जैसे किसी भी तरीके का कोई केमिकल हो गया। केमिकल मतलब हमने कोई फर्टिलाइज़र दे दिया उसको, है ना। और हाँ मैन्योर, हाँ वो भी केमिकल्स में ही आएगा। उसके बाद देखिए दीज मूवमेंट्स ऑफ द प्लांट पार्ट आर यूजुअली कॉज्ड बाय एन अनइक्वल ग्रोथ इन इट्स टू रीजन्स बाय द एक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टिमुलाई। तो इसमें पता है क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये स्टेम है, हमने कहा ऑक्सिन हार्मोन है, तो जो ऑक्सिन हार्मोन का काम होता है प्लांट की ग्रोथ को बढ़ावा देना, प्लांट को ग्रो करवाना, ऑक्सिन हार्मोन का ये काम होता है। तो जैसे मान लीजिए ये स्टेम है, अब इसमें इस वाले कोने में तो ऑक्सिन हार्मोन बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया, ठीक है, और इस वाले कोने में बहुत कम हो गया, ठीक है। तो होता क्या है कि हमने ये देखा है कि जैसे सनफ्लावर है, सूरजमुखी का पौधा, तो उसका क्या काम होता है, वैसे तो सीधा रहेगा, जैसे सनलाइट निकलेगी तो सूरज की तरफ झुक जाएगा, ठीक है। वो सूरज की तरफ क्यों झुकता है, हमने कहा कि हम उसका एक स्टेप बनाकर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये स्टेप है, ठीक है, इधर सन निकला हुआ है, ये जो ऑक्सीजन हार्मोन है क्या कह रहे एक दिन मेरे से तुम दाढ़ी बना रही, क्या करना है, प्लीज दाढ़ी बना रही। भाई सुनना, तुम सारे टॉप मारोगे इस बार, पता नहीं क्या मेरे को लग रहा है भाई, कैसा मैच है तुम लोगों का, सीरियसली है ना। कोई तुम्हारे नहीं। अलावा तुम तो सीरियस हो। हाँ। एक सीरियस आई नहीं है फॉर्चून से, घर पर सीरियस हो रखी है, अगली रूम से, मतलब पहुंच गई वहीं पर, मैंने नाम नहीं लिया, पहुंच गई वहीं पर, कि किसकी बात करी जा रही है। सर वो चीज बना रही होगी नीचे, वो भी ठीक है। हर्षिता भी चीज बना रही है, उसके दो से वही लोग ये हर्षिता और अनन्या कहीं हर्ष को झूला तो नहीं झूला रहे? हाँ? सर मैं नहीं लगा रहा सर कृष्ण तो होगा नहीं, क्या? कृष्ण तो नहीं होगा, कृष्ण को दूल्हा दिला कृष्ण का तो कृष्ण का तो हाँ, मैसेज कृष्ण आया है, क्या? उसका तो मैसेज आया है कृष्ण का तो, लगी ना, उसको तो सर मतलब युविका भी, सर युविका भी, युविका ये भी क्या कहते नहीं आया मैसेज, वही तो युविका भी लोग बना रहे हैं। वो भी हो सकता है, सारी चीजें हैं। और दोपहर से देख रहा हूँ मैं तो 3:30-4 बजे से देख रहा हूँ, यहाँ बीच बीच में पता नहीं कौन सा हमका तुमका और हमार तुम्हार कौन से भोजपुरी गाने चल रहे हाँ, क्लास के बीच में बता रहे थे पता नहीं। भोजपुरी गाने चल रहे थे। हैं, आज भी चल रहे थे, शाम वाली क्लास में नहीं चल रहे थे, शाम वाली क्लास में भोजपुरी गाने चल रहे थे, बीट्स चल रहे थे, सर पढ़ रहे ना सुन रहे मुझे सुनाई दे रहे थे यहाँ तक। अच्छा ये मैं तो सो रही थी। हमारी सोसाइटी में पहले भजन चला देते, फिर डीजे ब्रावो बजाने नहीं हमारी वाली तो मैं इसको मैंने जीवन और वो लिपस्टिक भर इसकी बात बता अब जैसे यहाँ पर सनलाइट आई, सर खाना कोई नहीं कोई नहीं, पर टी शर्ट पर इसकी लिखा है पूल डू, पूल है भाई,
जाना ही नहीं। तो देखिए यहाँ से सनलाइट आ रही है, तो सनलाइट का एक काम होता है, ऑक्सीजन हार्मोन जो है ना, जैसे उसको रोशनी दिखाई देती है, रोशनी से दूर भागने लगता है। जो ऑक्सीजन हार्मोन है, ऑक्सीजन हार्मोन की एक प्रॉपर्टी होती है कि जहाँ पर भी रोशनी दिखाई देती है, रोशनी से दूर भागता है। अब इसके अंदर पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था ऑक्सीजन हार्मोन। तो ऑक्सीजन हार्मोन जो है, हार्मोन्स होते क्या, बेसिकली केमिकल्स की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में होते हैं। तो ये ऐसे 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 सारा ऑक्सीजन हार्मोन ना इधर इकट्ठा हो गया इस तरफ, और ये वाली हिस्सा जो है ये ऐसे ही रह गया। तो ये वाला हिस्सा तो ग्रो ही नहीं करा, है ना, और ये वाला हिस्सा ग्रो कर गया, क्योंकि सारा ऑक्सीजन हार्मोन यहाँ पर ऑक्सीजन की वजह से ग्रोथ होती है। तो ऐसे मान लीजिए इस टाइम, तो यहाँ वाला हिस्सा तो ग्रो ही नहीं करा, लेकिन यहाँ वाला हिस्सा ग्रो कर गया। तो ग्रो करने के लिए उसको जगह तो चाहिए। अब ये ऊपर की तरफ ग्रो करना चाहता है, और ये हिस्सा जो है वो ग्रो नहीं कर रहा है, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। तो इसलिए ये हल्का सा ऐसे मुड़ जाएगा। तो वो जैसे ही हल्का सा ऐसे मुड़ेगा, हम कहेंगे अरे वाह वाह क्या बात है, सूरजमुखी का पौधा सूरज की तरफ मुँह कर लेता है ऐसे। तो वो मुँह कैसे करा है उसने, कि उसकी जो स्टेप का इधर वाला हिस्सा है, इधर वाला हिस्सा तो खींच गया ऊपर की तरफ, लेकिन इधर वाला हिस्सा नहीं खींचा, क्योंकि सारा ऑक्सीजन हार्मोन सनलाइट से दूर भागकर इधर आया। वही काम फिर शाम को होता है। शाम को यही सूरज घूमकर यहाँ वेस्ट में आ जाएगा। वेस्ट में आ जाएगा तो ये ऑक्सीजन हार्मोन कहेगा चलो जी हम तो इस तरफ चलते हैं, तो ऑक्सीजन हार्मोन इस तरफ आ जाएगा। तो जब इधर आ गया तो अब इधर वाला हिस्सा ग्रो करेगा, इधर वाला हिस्सा ऐसा रह जाएगा। तो ये एवरीडे जब धूप निकलती रहती है तो हर दिन ऐसे 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 खिंचाव होता रहता है, ठीक है। तो इधर हल्का सा खिंचाव हुआ, इधर वाला ऐसे ही रह गया, फिर शाम के टाइम इधर का खिंचाव हुआ, फिर ऐसे ही रह गया। तो थोड़ा 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 खिंचाव होता रहता है, मामूली मामूली, ये माइक्रो सेंटीमीटर्स में होता है। और फिर हम देखते हैं 1 महीने बाद जब कोई देखेगा अरे वाह पहले तो छोटा सा पौधा था, अब तो काफ़ी बड़ा पौधा हो गया, ठीक है। तो वो ग्रोथ इनकी इस तरीके से होती है प्लांट्स की, ठीक है। हाँ, ह्यूमन बॉडी में ऐसा कुछ नहीं होता कि हम सूरज को देखकर उसकी तरफ झुक जाएं ऐसे ऐसे। नहीं इतनी ज़्यादा तो ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी, हाँ मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे ये ना हल्का सा, ये मैं वो वाली चीज़ समझा रहा था, ये मैं प्लांट मूवमेंट समझा रहा था कि प्लांट मूवमेंट किस तरीके से दिखाता है। तो प्लांट ऐसा तो होता नहीं कि चलकर कहीं एक जगह से दूसरी जगह चला जाए। तो प्लांट मूवमेंट कैसे दिखाएगा कि भाई सनलाइट है तो सनलाइट की तरफ झुक गया। वो क्यों झुका है, वो क्यों झुका है, हमने वो वाली चीज़ समझी। तो जब वो झुका, मतलब जब सनलाइट आई तो सनलाइट से ऑक्सीजन हार्मोन दूर भागा, तो ऑक्सीजन हार्मोन सारा यहाँ इकट्ठा हो गया। यहाँ इकट्ठा हो गया तो इस टाइम पर ये वाला हिस्सा तो ग्रो करेगा और ये वाला हिस्सा रुका रह जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन हार्मोन है ही नहीं। तो इसलिए हल्का सा ऐसे झुक जाएगा, क्योंकि इधर वाला हिस्सा खींच रहा है ऊपर की तरफ और इधर वाला हिस्सा इसको नीचे खींच रहा है। समझ गए? जैसे मान लीजिए कोई पाइप है या आपने आटा गूंदा है और आटे को आपने सिलेंड्रिकल शेप में कर दिया। अब आपने इधर वाले आटे को पकड़ लिया कि नहीं मैं इसको खींचने नहीं दूंगी, है ना, और इधर वाले आटे को कोई खींचने लगे तो मुड़ जाएगा ना, वो मुड़ जाएगा। ये वही चीज़ है कि ये इस टाइम हल्का सा मुड़ गया और जैसे ही हल्का सा मुड़ता है तो ऊपर वो पौधा लगा रहता है। तो हम कहते हैं सूरजमुखी का पौधा सूरज की तरफ, सनफ्लावर सूरज की तरफ झुक गया। फिर यही सूरज शाम के टाइम में वेस्ट में आ जाता है इस तरफ, सुबह तो ईस्ट में होता है तो वेस्ट में आ गया। तो यही ऑक्सीजन हार्मोन ये भाग कर इस तरफ आ जाएगा, तो अब वो इस तरफ झुक जाता है। तो ये देखने वाले हम सब लोग कहते हैं वाह क्या बात है, क्या नेचर का क्या कमाल है कि जहाँ पर सूरज होता है वहीं ये झुक जाता है। तो अब आगे चलते हैं। अगला सनफ्लावर इसीलिए रखा गया इसका नाम सनफ्लावर इसीलिए। अच्छा, तो ऑक्सीजन हार्मोन स्पीड्स अप द ग्रोथ इन स्टेम्स, सो इफ वन साइड ऑफ अ स्टेम है बेटा, नहीं सारे प्लांट्स में होता है। तो एग्जांपल दिया मैंने, और सब भी झुकते हैं, और सब भी झुकते हैं, लेकिन इसका जो ग्रोथ है, इसकी जो ग्रोथ है, पहली चीज़ तो ये है कि जैसे हम काफ़ी सारे ऐसे फ्लावर्स हैं जो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहते। सनफ्लावर का अगर आप पौधा देखेंगे तो उसका जो फ्लावर है उसका फ्लावर लंबे टाइम तक रहता है। जैसे गेंदे का फूल है तो गेंदे का फूल ज़्यादा दिन नहीं रहता है। तो आप ये देखेंगे गेंदे का छोटा सा ही फूल होता है ना, तो माली उसको तोड़कर ले जाता है माला बनाने के लिए, ठीक है। गुलाब है, गुलाब को भी जल्दी ले जाते हैं, वो भी माला बनाने के लिए या डेकोरेशन वगैरह के लिए लेकर चले जाते हैं। लेकिन किसी ने देखा है कि भाई वो सनफ्लावर लेकर जा रहे हैं, कहीं घर पर पूजा हुई, पंडित जी ने कहा कि नहीं भाई पुष्प चाहिए मेरे को, सनफ्लावर लेकर आ गए। पुष्प मतलब फ्लावर को पुष्प बोलते हैं ना हिंदी में। हिंदी अभी तो हिंदी में एक्सप्रेशन की बात हो रही थी, पुष्प नहीं पता तुम्हें? तो खैर चलिए, तो हम ये कह रहे थे कि सनफ्लावर जो है, एक तो सनफ्लावर बड़ा होता है
बड़ा होता है और उसमें जो रिमार्केबल है ये चीज़ जो झुकाव है वो रिमार्केबली दिखाई देता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं, यही एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है कि द ऑक्सिन हार्मोन स्पीड्स अप द ग्रोथ इन स्टेम्स, सो इफ वन साइड ऑफ अ स्टेम हैज मोर ऑक्सिन देन द अदर साइड, then the side of the stem having more auxin hormone will grow faster than the other side having less auxin hormone. This will cause the stem to bend, and when the stem bends to one side, we say that the stem is showing movement. जब stem इस एक तरफ को झुकता है तो हम ये कहते हैं कि stem जो है movement दिखा रहा है। The plant movements made in response to external stimuli fall into two main categories. तो जो प्लांट के मूवमेंट्स हैं वो दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड हम उसको करते हैं। तो प्रोपोजल नेस्टीज, इसको नेस्टिक मूवमेंट्स भी बोल देते हैं। तो दो पार्ट्स में इनको हम डिवाइड करते हैं। तो ट्रोपिज्म क्या है? डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमिन्स द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट। जो स्टिमुलस की डायरेक्शन है, स्टिमुलस की डायरेक्शन ही डिटरमिन करती है कि प्लांट किस तरफ झुकेगा या किस तरफ मूवमेंट शो करेगा। दूसरा है नेस्टीज। नेस्टीज की डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज नॉट डिटरमिन्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। तो स्टिमुलस की डायरेक्शन पर डिपेंड ही नहीं करता मूवमेंट, इधर को भी कहीं को भी मूवमेंट कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके बाद फिर ट्रॉपिकल मूवमेंट है या नेस्टिक मूवमेंट, इनको मैं डिटेल में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। आज इतना ही देख लीजिए। हाँ जी, प्लांट में कितना रहेगा? क्या बोल रहे हो? प्लांट में कितना रहेगा? बस यही है, इसी को एक्सप्लेन करते हैं। ट्रॉपिकल मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट, उसके बाद एनिमल्स। वेलकम।